हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम सीटेट ईवीएस के कुछ क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। तो सीटेट की ईवीएस के पोर्शन से जो क्वेश्चन आंसर कर रहे थे उसमें हमने यहाँ पर पढ़ लिया था यहाँ तक कि कुछ विशेष पक्षी और उनकी विशेषताएं। तो इसको हमने पढ़ लिया था। इसकी अगली स्लाइड से हम आज स्टार्ट करेंगे, जो कि अगली स्लाइड है ये रही। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखी है वो देख लेंगे, और उसके आगे का पोर्शन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखेंगे। कबूतर बराबर कबूतर भी अपना घोंसला पुराने मकान या खंडरों में बना लेता है। तो कबूतर के बारे में बता रहे हैं कि कबूतर जो अपना घोंसला बनाता है वो पुराने मकान और खंडरों में बनाता है। और दर्जिन नाम की एक चिड़िया है, ये अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे रखने के लिए तैयार करती है। शक्करखोरा, अब इधर ये नीचे है शक्करखोरा। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। घोंसले में बाल, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े होते हैं। तो शक्करखोरा ये कई बार पूछ लिया गया है कि लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, तो ये शक्करखोरा बनाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने ये रही। सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। ध्यान रहे कि सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती हैं, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसी में वे रहती हैं और अंडे भी वहीं देती हैं। इंडियन रोबिन ब्रैकेट में लिख रहा है कलचड़ी पक्षी अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए और घास चबाने के लिए। पीछे के दांत छोटे और बड़े होते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए और घास चबाने के लिए। पीछे के दांत छोटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। ध्यान रहे कि सांप के दांत नुकीले होते हैं पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों के काटने और कतरने के कारण इनके दांत खिंचते रहते हैं। यहाँ उतरने ही नहीं होगा, ये होगा कतरने। तो इसको ठीक कर लेंगे आप। ये वर्ड जो उतरने लिख रखा है ये होगा कतरने, कतरने। चलिए नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने ये रही। ये रेगिस्तानी ओक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि रेगिस्तानी ओक क्या है। तो रेगिस्तानी ओक यह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक वृक्ष है। इसकी ऊंचाई एक क्लास की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती है। इसकी जड़ें जमीन में अधिक गहरी होती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। यहाँ पानी पेड़ के तने में जमा रहता है, अर्थात इसमें जो पानी है वो इसकी जड़ों के तने में जमा होता है। पेड़ के तने में जो जमा होता है रहता है वहाँ पे पानी इस पेड़ में। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो इस इलाके के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। नेक्स्ट, बरगद का पेड़। तो बरगद के पेड़ को देखते हैं। बरगद के पेड़ की जड़ें टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। तो देखिए, ये बरगद का पेड़ आप देख रहे होंगे, इसकी ये जो लटाएं लटक रही हैं ये एक तरीके से इसकी जड़ें होती हैं और ये बढ़ती बढ़ती ज़मीन के अंदर भी धंस जाती हैं। यह मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। यह मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। इस पेड़ की टहनियों पर बच्चे झूला झूलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ये रही आपके सामने। बोरा और चैवा चावलों के दो प्रकार हैं। ध्यान से सुनेंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर हैं। बोरा और चैवा चावलों के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिट्ठी पर हो जाते हैं।
क्या लिख दिया चिट्ठी। इसे असम में खाया जाता है। बिहू ये त्यौहार बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको चेक कर लेंगे आप ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन ये वाला त्यौहार बिहू त्यौहार ये बहुत फेमस है, इसको एक बार ध्यान से देखेंगे। बिहू असम के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है जो असम के लोगों द्वारा मनाया जाता है। बिहू शब्द दिमासा लोगों की भाषा से लिया गया है जो कि प्राचीन काल से एक कृषि समुदाय है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो बिहू असम राज्य में मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अब ये भेला घर देख रहे हैं आप, एक घास फूस का बना हुआ है। अब इसको पढ़ते हैं। ये त्यौहार अप्रैल के मध्य से शुरू होता है और आमतौर पर 1 महीने के लिए जारी रहता है। असम के लोग इस दिन रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। तो ये तो बिहू त्यौहार के बारे में, ये भेला घर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। पोचमपल्ली, मुक्तापुर गांव में ये पोचमपल्ली कला है जो कि बहुत फेमस है आंध्र प्रदेश में। इसके बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ध्यान से देखिए। पोचमपल्ली मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। इस शहर में पोचमपल्ली साड़ियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ये पोचमपल्ली पूछा जाता है कि पोचमपल्ली किस राज्य में है, तो ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश में है। अब इस स्लाइड में देखते हैं क्या क्या है। मलयालम में चित्तापन पिता का छोटा भाई होता है। कुजुम्पा ये पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को कहा जाता है। अबू धाबी ब्रैकेट में लिख रखा है संयुक्त अरब अमीरात में, जो कि इंग्लिश में भी लिख रखा है यहाँ पे यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात्स में है। अबू धाबी में सिर्फ खजूर के पेड़ ही दिखाई देते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। अबू धाबी में रुपये को दिरहम कहा जाता है। अबू धाबी में लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और वे पूरा शरीर और सिर ढक कर रखते हैं ताकि वे तेज़ धूप से बच सकें। अबू धाबी में रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, इसलिए यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। तो ध्यान रखें ये दिरहम है, देखो ये 10 दिरहम है, ये लिखा भी हुआ है। और ये अबू धाबी की करेंसी भी है। नेक्स्ट स्लाइड। अब आपकी क्लास 5th की स्लाइड है, तो अब आप इसको देखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने। आप 5th क्लास की बुक से कुछ इम्पोर्टेंट ईवीएस के क्वेश्चन आंसर है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। चिट्टियाँ चलते समय ज़मीन पर, ये चिट्टियाँ नहीं है चींटियाँ हैं, जो कि यहाँ गलत लिखा हुआ है। चींटियाँ, तो ये चींटियाँ हैं। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सुनकर नहीं है, ये सूंघकर है। पीछे आने वाली चींटियों का रास्ता मिल जाता है, तो ये हो जाएगा चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। रेशम का कीड़ा मादा कीड़े को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कोई कुत्ता आया था। देख रहे हैं कितना टैलेंट है कुत्तों में, कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कोई कुत्ता आया था या नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। ये रही। अब ये ध्यान से देखेंगे।
ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। यह एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। कह रहा है कि ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की कह रहा है कि कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। देखिए, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। देख रहे हैं, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड आगे देखते हैं। ये रहा बाघ। अभी कई बार पेपरों में इसके बारे में पेपर में पूछ लिया गया है, सीटेट के पेपर में, कि बताइए बाघ हमसे कितने गुना बेहतर देख सकता है। तो देखिए बाघ के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बार किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। ये कह रहा है कि एक बाघ, ये बार नहीं होगा, यहाँ पे बाघ होगा, किसी दूसरे बाघ नहीं होगा, ये बाघ होगा, कि मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। कह रहा है कि बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूमा भी जाते हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने ये रही है। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं, जैसे उल्लू। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं, जैसे उल्लू। सांप के बाहरी कान नहीं होते तथा वह ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। पेड़ पर बैठा लंगूर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को मुसीबत के समय संदेश देता है। जानवरों को मारे जाने के कारण, हाथी को तो उसके दांतों के लिए मारा जाता है। देखिए, जानवरों को हम मारते हैं, हम नहीं मारते, जो शिकार करते हैं वो मारते हैं। और जानवरों को मारने के अलग अलग कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे 2-3 चीज़ दे रखी हैं। उनको क्यों मारा जाता है तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, जैसे हाथी जो है उसको दांतों के लिए मारा जाता है, गैंडा जो है उसको सींग के लिए मारा जाता है, चीता और मगरमच्छ और सांप जो है इनको इनकी त्वचा के लिए मारा जाता है, कस्तूरी हिरण जो है इसको खुशबू के लिए मारा जाता है। और ध्यान रहे, कुछ जगहों पर शिकार करना मना है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर में कान्हा घनादेव अभयारण्य आदि जो ये अभयारण्य है, इसमें भी शिकार करना मना है। चलिए, और यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ इंडिया इज ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड, इंडिया। देखिए, ये कह रहा है कि जो ये उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और सबसे पहला भी है। इसमें पहला नहीं लिख रखा, लेकिन ये भारत का सबसे पुराना तो है, लेकिन सबसे पहला भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है, जो कि उत्तराखंड में है।
चलिए नेक्स्ट आपके सामने ये रही स्लाइड। स्लॉथ, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। स्लॉथ ये भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर्फ लटक कर सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। जब भी अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वह पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। यह सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए नीचे उतरते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये इसके बारे में बात चल रही है, स्लॉथ है क्या कि ये भालू जैसे दिखते हैं लेकिन भालू नहीं होते। ये 17 घंटे पेड़ पर लटक कर सोते हैं। ये उसी पेड़ के सारे पत्ते भी खा जाते हैं। अपने 40 साल के जीवन में ये 8 पेड़ बदल लेते हैं और हफ्ते में सिर्फ एक बार सोच के लिए पेड़ से उतरते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगली स्लाइड ये रही। तो देख रहे हैं ये सांपों की पिक्चर है अलग अलग, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। यह है नाग, कुरेद, दुबई और अफाई। तो ये 4 सांप है। कौन कौन से? नाग, कुरेद, दुबई और अफाई। ये 4 बहुत जहरीले सांप हैं। जब सांप किसी को काटता है तो उसके तो खोखले जहर तो नहीं होगा, 2 होगा ये तो नहीं, 2। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जहर के असर को ख़त्म करने के लिए दवाई या सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। बताइए, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए ये रही, पेस्ट। पिचर प्लांट या नेपथिस। तो देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ये भी एक प्लांट है, ये आप देख रहे हैं, ये एक प्लांट है। और इस प्लांट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। देख रहे हैं, ये पत्ती का ढक्कन। ये घड़े से खास खुशबू निकलती है, इसमें से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं। तो जो कीड़े हैं वो इसके अंदर घुसने स्टार्ट कर देते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं। जो पौधे के ऊपर इसमें जैसे पहुंचते तो कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए इन पौधों को नेपथेंस या शिकारी पौधा भी कहा जाता है। तो पिचल प्लांट या नेपथेंस, ये इन्हीं पौधों को कहा जाता है, शिकारी पौधा या नेपथेंस। तो पिचर प्लांट या नेपथेंस के बारे में ध्यान रखें कि वे पूछ लिया था चीटन में कि ऐसा कौन सा पौधा है जो कीड़ों को अंदर पकड़ के रख लेता है और वो उसके अंदर से फिर वो बाहर नहीं आ पाते कीड़े। वह पौधा कौन सा है? तो ये नेपथेंस है, जिसको शिकारी पौधा भी कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड ये रही। हमारे देश में मिर्च को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। पौधे स्वयं अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां पककर जब सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं। पेट्रोलियम गहरे गाढ़े रंग का बदबूदार तेल होता है। ध्यान रहे, पेट्रोलियम गहरे गाढ़े रंग का बदबूदार तेल होता है। तेल को साफ करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है। पेट्रोलियम में हमें एलपीजी, मोम, कोलतार और ग्रीस भी मिलता है। देख रहे हैं आप पेट्रोल से क्या क्या मिलता है? एलपीजी, मोम, कोलतार और ग्रीस, ये सब मिलता है हमें किससे? पेट्रोलियम से। हमारे देश में लगभग 2/3 लोग उपले लकड़ी, सूखी टहनियाँ, ध्यान रहे, हमारे देश में लगभग 2/3 लोग उपले लकड़ी, सूखी टहनियाँ अधिक इस्तेमाल खाना पकाने, आग सेकने, पानी गर्म करने और रोशनी के लिए करते हैं।
कितने तिहाई लोग? 2/3। चलिए नेक्स्ट। 2/3 लोग, ध्यान रखिए, 2/3 लोग हमारे यहाँ लकड़ी, सूखी टहनियाँ आदि इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, आग सेकने के लिए, पानी गर्म करने के लिए और रोशनी के लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने ये रही। मृत सागर। मृत सागर जिसको डेथ सी भी कहते हैं, डेथ सी, तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं। मृत सागर यह दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। कौन सा सागर है जो दुनिया का सबसे नमकीन सागर है? वो है मृत सागर। इस सागर के करीब 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार आया कि वह सागर कौन सा है जिसके पानी में 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। तो ये होता है मृत सागर। मृत सागर में हम ऐसे कर सकते हैं जैसे कि आराम से लेटे हो, अर्थात मृत सागर में हम ऐसे रह सकते हैं जैसे कि आराम से लेटे हों। क्वेश्चन, नाग गुम्फन क्या है? तो ये नाग गुम्फन क्या है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। यह एक प्रकार की डिजाइन है, ऐसे डिजाइन जो रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। तो जो जो इस स्लाइड में उसको हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से देखते हैं। पहला पाइट डॉट जो है उसमें जो लिखा है वो पढ़ते हैं। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। नेक्स्ट, पहले लोग छाल को उबालकर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाई जाती है या दवाई बनाते हैं। रोनाल्ड रोस ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से पैदा होता है। रोनाल्ड रोस ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। सन 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला इनको। शरीर में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होने पर गुण नहीं है, गुड़ है। क्या है? गुड़। शरीर में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होने पर गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए क्योंकि इसमें लोहा होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। चागम्पा, इसके बारे में पढ़ते हैं। चागम्पा, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनेंगे। स्लाइड में जो भी चीज़ है वो लिखी हुई है वो इम्पोर्टेंट है। चागम्पा घुमंतु लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते। यह अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, अंडा आदि के लिए, साथ साथ में चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। इस इलाके में 5000 लोग रहते हैं। भेड़ बकरियां ही इन लोगों की सबसे बड़ी पूंजी होती है। चागम्पा लोग खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से पश्मीना ऊन बनती है। यह चाकताक इलाके में पाई जाती है। चागम्पा की भाषा में चागताक का अर्थ है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा नरम होंगे। इसलिए चागम्पा इतने मुश्किल हालात में भी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। चलिए ध्यान रहे, ये पश्मीना शॉल पूछ लिया जाता है। तो पश्मीना ऊन से एक पश्मीना नाम की शॉल भी बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट, आगे ये रहा, जो कि हमने अभी पश्मीना के बारे में पढ़ा, तो अब पश्मीना शॉल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये देख रहे हैं आप, ये सब ये जो भेड़ है, इस भेड़ के ही बाल से ये शॉल बनाई हुई है। तो ध्यान से देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। पश्मीना शॉल, यह पहला, एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। दूसरा,
पश्मीना शॉलों को मशीनों द्वारा नहीं बनाया जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। तीसरा, एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार करने में कुल 250 घंटे बुनाई की आवश्यकता होती है। कितने घंटे? 250 से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पश्मीना शॉल तैयार करने में कितने घंटे लगते हैं, तो लगभग 250 घंटे लगते हैं। चौथा, यह पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से बनाई जाती है जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग आते हैं। यह बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बहुत ही पतले। 5वां पॉइंट, बकरी के 6 बाल मिलाकर हमारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि इतने पतले होते हैं कि बकरी के 6 बाल, मतलब ये जो आप देख रहे हैं इस जानवर के 6 बाल हमारे एक बाल की मोटाई के बराबर होता है। मतलब इनका इतना पतला बाल होता है इसका, जानवर का। इसलिए पश्मीना शॉल को मशीनों द्वारा नहीं बनाया जा सकता। चलिए नेक्स्ट आपके सामने ये रही स्लाइड। श्रीनगर के घरों की विशेषताएं। तो श्रीनगर के घर हैं, अब उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ये देख रहे होंगे आप, इनके बारे में अब पढ़ते हैं। श्रीनगर के घरों की विशेषता। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक होती है। श्रीनगर की डल लेक, जिसको डल झील भी कहते हैं, और झेलम नदी में लोग बोट की तरह बने लकड़ी के डोंग में रहते हैं। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढाल वाली होती है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत होती है जालीदार खिड़कियाँ जो बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। देख रहे हैं ये वाली ये खिड़की, इसको डब कहते हैं और ये यहाँ के घरों की विशेषता है, और जो कि पुराने घरों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। यहाँ के घर पत्थर, लकड़ी और ईंट से मिलकर बनते हैं। यहाँ के घर पत्थर, लकड़ी और ईंट से मिलकर बनते हैं। घरों के दरवाजे, खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। मतलब जो खिड़कियाँ और ये दरवाजे जो हैं इन पर डिजाइन बने होते हैं इनके मकानों में, जो खिड़कियाँ होती हैं और गेट होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, ये रही उदियू रेसिपी, इसके बारे में पढ़ते हैं। गुजराती में उदियू का मतलब होता है उल्टा। यह गुजरात की बहुत ही प्रसिद्ध भोजन है। बहुत ही नहीं, बहुत प्रसिद्ध भोजन है। यह गुजरात की नहीं होगा यहाँ पे, यह गुजरात का बहुत ही प्रसिद्ध भोजन है। यह गुजरात का बहुत ही प्रसिद्ध भोजन है। इसे ताज़ी सब्जियों और मसालों को एक साथ मटके में भरकर उसे सील बंद करके कोयले पर मटके को उल्टा रखकर पकाया जाता है। उदियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पक्की बाजरे की रोटी या और साथ में मक्खन, दही और छाछ के साथ इसे खाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि उदियू के साथ जो मिट्टी के चूल्हे में पक्की बाजरे की रोटी है और साथ में मक्खन, दही और छाछ है, उसके साथ में इसको खाया जाता है, जो ये डिश बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने ये रहा कुडुक। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, कई बार आया हुआ है पेपर में। कुडुक झारखंड के लोगों की भाषा है। तो कुडुक कहाँ की भाषा है? झारखंड के लोगों की। कुडुक भाषा में तुरंग का अर्थ है जंगल। तो कुडुक भाषा में तुरंग का क्या मतलब हो जाएगा? जंगल। जंगल अधिकार कानून 2007 में बनाया गया। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो ये जंगल अधिकार कानून 2007 बनाई है, कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जनरल उन्हें बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने ये रही। देखिए ये चेरू डांस है जो कि एक ट्रेडिशनल कल्चर डांस है और ये परफॉर्म होता है मिजोरम में। और इसमें कम से कम 6 से 8 लोग होते हैं जो कि एक बम्बू के सहायता से हॉरिजेंटल रूप में उसको पकड़कर ग्राउंड में ही डांस करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने ये रही। पूरन पोली क्या है? तो पूरन पोली क्या है, तो मीठी रोटी जो गुड़ और जाम से बनाई जाती है या मसालेदार कढ़ी के साथ खाई जाती है, तो ये पूरन पोली है। जॉन ग्रेगर मेडल इसके बारे में पढ़ते हैं भाई। ये जो आप देख रहे हैं ये जॉन ग्रेगर मेडल हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी भी है और ये पेपर में भी आ जाता है। चलिए इनका देख पढ़ते हैं। इनका जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के एक गरीब परिवार में हुआ था। इन्होंने 7 सालों तक 28,000 पौधों पर प्रयोग किए। इन्होंने मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया। इंडिया आनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है। सॉरी, ये इंडिया नहीं होगा, ये होगा इन्हें। क्या होगा? इन्हें आनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है। इनके सिद्धांत को इनकी मृत्यु के कई वर्ष बाद मान्यता मिली। चलिए नेक्स्ट स्लाइड ये रहा। एक टीन जमीन का क्या अर्थ है? तो एक टीन बीज को जितनी ज़मीन में बोया जाता एक टीन ज़मीन का क्या अर्थ है? एक टीन बीज को जितनी ज़मीन में बोया जा सकता है उतनी ज़मीन एक टीन ज़मीन कहलाती है। नोट, इसे ज़रा ध्यान से देखेंगे। क्रोटन पौधे की जड़ें ज़मीन में बहुत अंदर तक नहीं जाती हैं। जब यह मुरझाने लगते हैं तो किसान समझ जाते हैं कि खेती को पानी की आवश्यकता है। सर्वाधिक भीड़ वाला शहर मुंबई है। मुंबई से दिल्ली आने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान राज्य से होकर गुजरना पड़ता है। मतलब आप मुंबई से अगर हम यहाँ मुंबई से और यहाँ दिल्ली के लिए जाएंगे तो हमें कहाँ से, गुजरात से, राजस्थान से और फिर हम दिल्ली पहुँचेंगे। इसका मतलब मुंबई महाराष्ट्र में तो है ही, फिर गुजरात में जाएंगे या गुजरात से फिर राजस्थान और राजस्थान से दिल्ली। तो इस तरीके से हम दिल्ली पहुँच पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि मुंबई से दिल्ली आने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान राज्य से होकर गुजरना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने ये रही। माउंट एवरेस्ट, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह है बछेंद्री पाल। इन्होंने 23 मई 1904 को 1:07 पर यह कीर्तिमान हासिल किया था। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की 5वीं महिला बनी थी बछेंद्री पाल। भारत की पहली थी और विश्व की 5वीं। 12 वर्ष की आयु में बछेंद्री पाल ने 4000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ी थी। नेपाल में एवरेस्ट का नाम सागर माथा है। इसको हिंदी में भी लिख रखा है सागर माथा। अर्थात हम कह सकते हैं कि नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। बछेंद्री पाल 43 मिनट एवरेस्ट पर रहीं। अंतरिक्ष में सभी चीज़ें वायु में तैरने क्यों लगती हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण। चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये थे और ये जो थे 1969 में चांद पर सबसे पहले पहुंचे थे। और अर्थात हम कह सकते हैं, ब्रैकेट में लिख रखा है, इन्होंने 1969 में चांद पर कदम रखा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। दांडी यात्रा का संबंध किससे है? तो ये नमक से है, जो कि 1930 में दांडी यात्रा की गई थी। दांडी यात्रा कब आरंभ की गई थी? तो सन 1930 में की गई थी। यह यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई थी? तो अहमदाबाद से दांडी तक हुई थी, जो कि गुजरात में ही है। गांधी जी तथा इनके अनुयायियों के द्वारा ये यात्रा की गई थी। देखिए इस ईवीएस की वीडियो में
हमने 2 भागों में ईवीएस के क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं। एक भाग को हमने पहले कंप्लीट कर लिया था, दूसरे भाग को अभी कंप्लीट किया है। तो प्लीज़ जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है पहले भाग की तो उसे भी देख लेना, ताकि इस वाले भाग को आप समझ सकें। तो इस प्रकार हमने सीटेट के ईवीएस के इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन आंसर जो कि परीक्षाओं में आने के पूरे चांस रखते हैं, उन क्वेश्चन आंसर को देख लिया है। तो प्लीज़ यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।